अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम बातचीत करेंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को 24 दिन के बाद उनके हक में फैसला आया लेकिन रिहाई नहीं मिल सकी। एक तो अभी उनके ज़मानती मशल्के जमा नहीं हो सके कि तस्दीक शुदा जो कॉपी थी फैसले की वो बहुत देर से आज जारी हुई, और दूसरा उनको FIA ने साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में जो खसूसी अदालत है उसका एक हुक्मनामा भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अटक जेल में ही जुडिशल रिमांड पर रखा जाए और 30 अगस्त को उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें चेयरमैन PTI को जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई 3 साल की सज़ा वो मुअत्तल की है और इस सिलसिले में 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था, उसको मुअत्तल किया गया है। और ये इस फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल की जाए, ये सवाबदीद हाई कोर्ट की होती है कि वो किस केस को उसके मेरिट को देख कर जो है कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम की सज़ा को मुअत्तल किया जा सकता है। तो इस तनाजुर के अंदर ये फैसला हुआ है और इस फैसले के अंदर एक चीज़ ये भी कही गई है कि दलाइल जो है दायरा इख्तियार के हवाले से बड़ी डिटेल और दीगर बड़े अहम इशूज़ थे जिनके ऊपर बड़ी डिटेल आर्गूमेंट्स किए गए, लेकिन इनको बाद में अपील की स्टेज के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बाज़ लोगों का ख्याल था कि शायद इस फैसले को एक बार फिर सस्पेंड करके रिमांड बैक ना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब ये अपील की समाअत होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला बड़ा अहम है वो ये है कि जुडिशल रिमांड पे चेयरमैन PTI को जो रखा गया है उस अदालती हुक्मनामे के अंदर तारीख का तयन नहीं है, तारीख दर्ज नहीं है और बहुत से सवालात उसके ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन लीगल इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त बदस्तूर पाकिस्तान में बिजली का बहरान अपनी जगह पे कायम है। डॉलर रेट 303 रुपए से बढ़ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 700 पॉइंट से ज़्यादा एक दिन में ही उसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है और दूसरी तरफ अभी नेपरा के अंदर एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की उनको इजाज़त दी जाए। और बहुत से लोगों का यह ख्याल है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर ये चीज़ें भी इजहार हुई कि 1-2 महीने के बाद यही जो इस वक्त 50 से 55 रुपए फी यूनिट इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है बिजली, ये 80 से 90 रुपए तक पहुंच सकती है। तो ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में जो लीगल इशूज़ हैं और चेयरमैन PTI को जो रिलीफ मिला नहीं मिला, क्या होने जा रहा है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और हमें शुएब शाहीन साहब इस स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। और जहांगीर जदून साहब जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। शुएब साहब आपकी तरफ आता हूँ, अच्छी खबर भी है आपके लिए और बुरी खबर भी है और इस तवक्को की जा रही थी कि उनको रिहा नहीं होने दिया जाएगा, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 महीने उनको इसी किस्म के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो आज की ये डेवलपमेंट और फिर खास तौर के ऊपर ये जो स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर भी हमने पहले दिन कहा था कि हुमायूं दिलावर का जो फैसला है ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है। किसी को बगैर सुने आप सज़ा नहीं दे सकते। जज ने ना सिर्फ सुना नहीं बल्कि वो ऑर्डर्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहे थे कि हम इनको सुन के वो ऑर्डर्स जिनको सेटिसाइड किया, इसने उनके ऊपर रिलाय करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को भी उसने खातिर में नहीं लाए। और न सिर्फ ये बल्कि जो हमारे गवाहान थे उनको भी नहीं आने दिया। पहले कहा 1.5 घंटे के लिए कि जी उनको पेश करें, वो मुतल्लका थे, बाद में कहा वो गैर मुतल्लका हो गए। इर्रेस्पेक्टिव के वो एक मुतासिब जज थे, उन चीज़ों को अगर साइड लाइन भी कर दें तो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल था। और हमने ये गुजारिश की थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट डे हमने कहा था कि जनाब हमारे बाकी मुकदमात भी हैं जिनमें बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है, तो आप आर्डर को सस्पेंड कर लें अगर आप प्रेमा फशी समझते हैं कि ये इलीगल आर्डर है, या आप खारिज कर दें ताकि सो दैट वी बी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा जी नहीं आप समझते हैं, मैं कल छुट्टी पे हूँ। हमने कहा जी परसों रख लें। बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया था कि जी 4 दिन के अंदर अंदर इसको रख के ना मैं डिसाइड कर दूंगा। पहली तारीख ही हमें 17 दिन के बाद मिली और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कोई एक जरिया को दूसरा जरिया अडॉप्ट करके 5 दिन के लिए इसको लंबा किया। आज 25 दिन बाद उनकी रिहाई हुई है। कल ये फैसला होता है, फर्ज करो कि ये आर्डर ही, ये केसेस ही इलीगल थे और इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, तो जो 25 दिन एक बंदे को आपने जेल में रखा
तो उसकी कंपनसेशन क्या होगी? उसको आप क्या एक रीज़न होगी कि आप कहेंगे कि हमने किसी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी को कंप्रोमाइज़ किया, उसका जवाब क्या होगा, उसकी तलाफी क्या होगी? वो मुमकिन नहीं है। नंबर 2, बुनियादी तो 3 इश्यूज उठाए गए थे जिसके ऊपर हवाला भी दिया जा रहा है इस फैसले में कि अदालती दायरे कार लिमिटेशन और बाकी दीगर अहम इश्यूज, इनके बड़े डिटेल उसके डिस्कशन भी हुई, 5 दिन होती रही। आप समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर उनको भी एड्रेस करके और इस फैसले को ही कलअदम करा दिया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन जैसे सामने आए, आर्गुमेंट्स तो वही थे। आप फाइनल फैसला भी दे सकते थे क्योंकि आर्गुमेंट्स दोनों साइड से मुकम्मल हो गए थे, फाइनल फैसला भी दे सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुनासिब समझा ना देने का। लेकिन जो नुकसान हमें हुआ इस दौरान, जो बाकी मुकदमात हैं जिनमें जमानतें हमने कराई हुई थी, वो जमानतें खारिज हो गई। और आमिर फारूक साहब को हमने पहले दिन कहा, उन्होंने हमें ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी केस हमारे पास इसी तरह का आया था, एक बेल बिफोर अरेस्ट पे थे, एक उनके खिलाफ मुकदमे में वो हो गए, चले गए। तो मैंने उनको कहा कि जो बेल बिफोर अरेस्ट वाले केसेस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, अगर उनको जमानत मिलेगी तो ही विल बी रिस्टोर्ड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। और ये सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का फैसला है। ऑब्जर्वेशन में था जब क्वेटा केस और इसका बात हो रही सारी, उस वक्त भी आप देखें ना, वो जेल में थे, क्वेटा केस में जमानत एक्सटेंड हुई, और फिर जब पिछली दफा हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर करके कहा कि जिस पोजीशन में ये थे उसी पोजीशन में ये सरेंडर करेंगे और कोर्टों से अपनी जमानतें करवाएंगे। और इसके साथ एक चीज और, ये जो साइफर केस में अनडेटेड एक लेटर फिर रहा है कार, ये ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है दो वजूहात पे। पहले तो इसके अंदर कोई डेट ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये सारी मैनिपुलेटेड चीज है। दूसरी बात ये है कि फिजिकल रिमांड देना हो या जुडिशियल रिमांड देना हो, अदालत के अंदर जब तक कोई मुल्जिम को प्रोड्यूस ना किया जाए उस वक्त तक ये ना फिजिकल रिमांड दे सकते हैं ना जुडिशियल रिमांड। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि ये इलीगल है और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आपको भी जदून साहब ये नजर आ रहा था कि ये केस बड़ा वीक केस है तोशाखाना का, या जजमेंट बड़ी वीक है और ये रिलीफ मिलना चाहिए था जो मिला उनको, या आप समझते हैं कि वाकई ये जो दायरा कार और लिमिटेशन और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस बहुत डिटेल के साथ हुई हैं कि उसके नतीजे में इसको कलअदम भी सेटिस्फाइड भी किया जा सकता था? नहीं, देखें, केस सबसे पहले आपके जो रेफरेंस आया है स्पीकर से इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने केस पूरा कंटेस्ट किया है, तो वहाँ पे भी कोई एविडेंस जो भी इन्होंने कहा था रिकॉर्ड पे ले गए हैं, इनके पास उस तरह की एविडेंस नहीं। जो असल में ये है कि स्टेटूटरी फॉर्म जो है ना, वो इलेक्शन एक्ट के तहत आपने फॉर्म A, B, C जो भी होती है उनकी स्टेटूटरी एप्लीकेशन होती है कि आपने बात, इन्होंने कहा जी हमने ये इनकम टैक्स में दे दिया था, लेकिन देखें ना, आपने एक कागज अगर हाई कोर्ट में जमा कराना है उसको आप रेलवे डिपार्टमेंट में भेज देंगे, वो तो नहीं कंसिडर करेगा। आप स्टेटूटरी फॉर्म जो है, जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह आपने फिल करने हैं। इन्होंने लिख दिया 4 गोट तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन जो हमारे एसेट डिस्पोजल हुई है इस साल की वो इसमें मौजूद नहीं है। हैविंग सेड दैट, जब ये केस आ गया, रेफरेंस हो गया, तो ये समरी ट्रायल था बेसिकली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट की फॉर्म में इसको समरी ट्रायल के लिए भेजा है। इसमें जिस तरह ये कह रहे हैं ना, ये हाई कोर्ट में इतना टाइम लगना चाहिए, इस तरह हम भी कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर इसका कम से कम 1 या 2 महीने से ज्यादा ऊपर का केस नहीं था। 2 एविडेंस इधर से आनी है, 2 इधर से आनी है। अब जब इन्होंने अक्टूबर या नवंबर में केस आया तो ये रिकॉर्ड की बात है, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, और फिर उसके बाद 44 हियरिंग हुई है, 3 दफा जो है चेयरमैन पीटीआई साहब हाजिर हुए हैं एज एन एक्यूज। ठीक है, अब जिस तरह हम कह रहे हैं, हो सकता है हम इनसे एग्री करें जी कि एक्यूज का फिजिकली रिमांड पे होना जरूरी है, तब इजाजत। इस तरह कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो एक्यूज का जब तक एग्जाम्पशन न मिले उसमें कोर्ट में होना हर तरीके पे जरूरी होता है, लेकिन इनको कहते रहे जी एग्जाम्पशन मिली है नहीं मिली, आते रहे। उसके बाद आखिर में ये मैंने हर चैनल पे कहा है तकरीबन कि जज साहब ने एक अच्छे केस को थोड़ा सा जल्दबाजी में खराब कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ये इनका पॉइंट है, और इस पे देखें ना, ये हमें एक बिल्कुल फेयर ओपिनियन देनी चाहिए। जो केस था उसके मेरिट के हट के अब इन्होंने जब ये कहा जी कि हमारे ये वाले एविडेंस है, ये हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप प्रोड्यूस करें। उन्होंने कहा जी एविडेंस ये हमारे विटनेस है, कराची में कल आ जाएंगे। उसने कहा जी 12 बजे आ जाएं, 12:30 आ जाएं। देखिए, इस तरह नॉर्मली मैं कहता हूं कि ठीक है, मुमकिन नहीं था ना, आप बंदा कराची से आते, आप जज साहब ट्रेनिंग के लिए ना जाते, वो 1-2 दिन दे देते ना। अब इनका स्ट्राइकिंग पॉइंट ये था कि ये इस तरह हो, लेकिन जो हाई कोर्ट की जजमेंट है मैंने पढ़ी है, उस पर उन्होंने मेरिट कोई डिस्कस नहीं किया अभी तक। वो आगे जाके करेंगे। अच्छा, वो आगे सबसे ज्यादा एक बड़ा अहम इशू जो पैदा हो रहा है कि वो शुएब साहब से पूछूंगा, आपसे पहले पूछ लेता हूं कि ये जो अभी सारा जो उनको अटक जेल में रखने का डिसीजन हुआ, ये कोर्ट ऑर्डर एक आया हुआ है, इसके ऊपर डेट नहीं है। एक तो इस ऑर्डर की बजाते खुद जो लीगल पोजीशन है, शुएब शाहीन साहब का ये कहना है कि अनडेटेड है, और फिर जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करते, आपने भी उसकी पॉइंट आउट किया। अच्छा, इस केस के अंदर अगर हम देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, तो मुल्जिम को कितना अरसा जो है रखा जा सकता है कस्टडी के अंदर,
कब उसको रिमांड टाइम कितना है या उसकी बेल कब हो सकती है, सजा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, जो ये केस है सारा इसमें? ये देखिए, इस केस के अंदर आज अब हाई कोर्ट ने कहा जी ये जो है बेल पे इनको रिलीज कर दें, ठीक है। आज जिस टाइम वो रिलीज ऑर्डर उनको पहुंचेगा रुपकार अटक जेल के अंदर, तो ही इज बाउंड टू रिलीज हिम, ठीक है। जब उसने रिलीज कर दिया तो कोई दूसरी एजेंसी किसी एफआईआर में अरेस्ट डाल सकती है, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनका फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 10, और उसमें इनको, और जो हमारी सीआरपीसी है उसके अंदर भी है कि इनको 24 घंटे के अंदर लाजमी कल किसी भी जो कंसर्न जज है उसके सामने पेश करना है। फिर वहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस पेश करेगी कि इनको हमें रिमांड पे चाहिए, आपने इनसे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इसके जो डिफेंस होगा वो ऑब्वियसली अपोज करेगा कि रिमांड बनता नहीं है, या ऑलरेडी जेल में है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है नहीं हो चुकी। तो ये मेरे ख्याल में कल की जो प्रोसीडिंग है, एक बात हो गई है कि इनका जो स्टेटस था वो कन्विक्टेड प्रिजनर से चेंज होके अब ऑर्डिनरी एक्यूज्ड में आ गए इस केस में। तो अब लेट्स सी कल अब जब इनको पेश किया जाता है तो अब उस तरह ये नहीं कि आप कैद में नहीं है। ये एफआईए इसमें कितना रिमांड ले सकती है, कितने दिन? देखिए एफआईए तो वो तो 10-11 दिन तक वो तो कहते हैं जब कभी 7 दिन का रिमांड दे दें, लेकिन ये कानून ये है कि जज को ये देखना चाहिए कि जस्टिफिकेशन क्या है रिमांड की। अगर जज फेयर काम करना है ना, ही हैज टू जस्टिफाइज हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बिफोर हिम कि जी इसका रिमांड हम किस बेसिस पे क्या चीज रिकवरी करनी है। अब हम कहते हैं सादा कागज जिससे रिकवर करना है, इसका रिमांड दे। देखो पर्सनल लिबर्टी इंसान की होती है ना, वो उसका फंडामेंटल राइट जो है वो कोई ब्रिज नहीं कर सकता, कोई कर्टेल नहीं कर सकता। अगर आपने रिमांड, ठीक है, कोई चीज रिकवर करनी है तो ये जज का फैसला मेरिट पे होना चाहिए कि जी ये चीजें हैं, ये मटेरियल है, इसके बेस पे हम इनको 2 दिन का रिमांड देते हैं, 3 दिन का रिमांड देते हैं। जो किसी आपको पर्सनल आप कस्टडी दे रहे हैं, उसकी लिबर्टी कर्टेल कर रहे हैं कि जी मैं किस एजेंसी को दे रहा हूं, तो जज हैज टू अप्लाई हिज माइंड ऑन फेयर ऑन मेरिट। इस केस में भी अपील का तरीकेकार वही होगा कि इस कोर्ट के अगेंस्ट नहीं, ये तो केस अभी लंबा चलेगा ना, अभी देखें वो तो आपको बताते नहीं चाहिए इनके जैसे रिमांड होता है या कोई भी चीज होती है या जमानत नहीं, ये केस तो भी इनिशिएट होगा ना। ये तो अभी इस पे चलान पता नहीं कब पेश होता है, या ये वाले क्या इंक्वायरी करते हैं इसके अगेंस्ट। मेरे ख्याल में वो जो पहले हम काफी इस पे मेयर शहीब से हम सब इस पे आर्गूमेंट भी कर सकें, उसकी स्टेटमेंट पे जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, तो उस वक्त भी हमने कहा था जी हमें अभी तक नहीं पता कि ये एज ए प्रूवर पेश हुआ है, एज ए विटनेस पेश हुआ। आज एक अखबार के अंदर खबर लगी थी कि उसकी स्टेटमेंट एज ए विटनेस रिकॉर्ड हुई है। तो अब वो सारा मटेरियल जब देखो ना, अक्यूज्ड का राइट बनता है कि उसके सामने रखें, फिर वो डिसाइड करेगा जी कि इसमें ये वाला विटनेस पेश हुआ है, इसको मैंने क्रॉस एग्जामिन करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीजें अब इस केस में ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी बनती है? सजा इसमें देखें जी 14 साल भी है मिनिमम, और 2 से 3 साल भी है। 2 से 3 साल भी है। शोएब साहब आपकी तरफ आता हूं कि इस केस का जो सारा का सारा साइफर का मामला है बेसिकली, अब ये एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के सियासी मामलात में या अंदरूनी मामलात में या कोई भी मुदाखलत करता है तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कि उसकी अनाउंसमेंट पब्लिकली नहीं कर सकता कि जी कि फलां मुल्क जो है पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है? तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसे होगी? और इस केस को जो बेसिस बनाया जा रहा है जिसके ऊपर सारा का सारा, उसको जो कानूनी हैसियत और चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन और फिर फेडरल कैबिनेट के डिसीजंस उसके अंदर मौजूद हैं, उस सारे तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, शुक्र है। मैं एक बात बताऊं, ये पहला कोई सहाफ़ी देखा है जिसने ट्रू प्रॉपर क्वेश्चन फार्मुलेट किया है, ये वाला। देखें आपके मुल्क को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट हो, जिम्मेदार कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 90 एंड 91 फेडरल गवर्नमेंट का कौन कहलाता है? इसको मुस्तफ़ा इम्पैक्स ने जजमेंट दी है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 808 में। दैट इज दी प्राइम मिनिस्टर एंड दी मिनिस्टर्स, ये हैं कैबिनेट, और इसने फैसला करना है, ये फैसला कहलाएगा फेडरल गवर्नमेंट का। अब आते हैं साइफर केस में। अब इंटरसेप्ट की स्टोरी को सामने रखें और कैबिनेट के डिसीजंस को सामने रखें, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हेडेड बाय शहबाज शरीफ, दोनों के डिसीजन को सामने रखें। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मिनट्स हैं, 2 फैसले हैं, बिल्कुल। और इसके साथ DG ISPR की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सामने रखें। इन सारी चीजों को सामने रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्रेडिट जाता है इमरान खान और उसकी कैबिनेट को कि जिन्होंने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ की जाने वाली एक फॉरेन स्टेट की इंटरवेंशन का मुकाबला किया, रेजिस्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, एडमिटेड फैक्ट है कि कैबिनेट के फैसले के जरिए इसको क्लासिफाइड से डीक्लासिफाई किया। कैबिनेट ने हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा पहली दफा, जब हेडेड बाय इमरान खान, जिसमें तमाम हमारे आर्म फोर्सेस के लोग बीच में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि ये थ्रेट किया गया है, मुदाखलत की है, इनको डिमार्श किया जाए, और डिमार्श किया भी गया, और डिमार्श किया। जहां भी वाशिंगटन में भी एहतजाज, कोई हमारे ऊपर, हमारे लिए फूल भेजे थे जिसके ऊपर हम शदीद एहतजाज कर रहे हैं। डिमार्श क्या है? शदीद एहतजाज। हमने शदीद एहतजाज किस चीज के ऊपर किया? फिर आगे आते हैं, फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब, जब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग रखी। उसमें असद मजीद जो हमारा एम्बेसडर था, यूएस एम्बेसडर, उसको बुलाया गया, वो आए और उसने कंटेंट्स एंडोर्स किए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा, आप जरा उसको चला लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसने कहा मैं इस पे हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा। उसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू थी। एक चीज इसमें जो अहम है सर, वो उसकी तरफ मैं लाना चाहूंगा थी, मुझे बताएं धमकी किसको थी, किसके खिलाफ थी? साइफर के कंटेंट्स आज इंटरसेप्ट ने जब उसको पब्लिश कर दिए, जब अमरीकी तर्जमान से पूछा गया तो उसने कहा, एडमिट करते हुए कहा, ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। आज भी हमारा मुतालबा क्या है कि जुडिशियल कमिशन इस पे इंक्वायरी करे। एक चीज जो कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी शायद ले गए साथ जाते हुए, और उस पे अगर जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, तो अगर वो लेटर नहीं था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो फिर इजलास कैसे हुआ? उसके अंदर पेश कैसे हुआ कैबिनेट के अंदर? तो अगर वो कॉपी ले गए थे, तो और फिर आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर एक और बड़ा देखें, जो भी लेटर आता है वो साइफर नहीं आता, उसके ब्रीफ नोट होते हैं, और वो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड पीएसपीएम ये जिम्मेदार होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंदर कोई भी चीज, ये ना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है ना किसी और की जिम्मेदारी है, इसको सेफ कस्टडी में रखे। और एक आखिरी बात मैं बता दूं, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, जो इस वक्त तफ्तीशी है आपका एफआईए का। उसने पता है क्या हरकत की? पर्चा रिमांड जब अदालत में पेश किया, उसमें डायरी नंबर साइफर का लिख के दे दिया, साइफर का कोड लिखा गया है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी? उसके खिलाफ जब भी कभी इंक्वायरी हुई, ही विल बी बिहाइंड द बार। इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे जो अनडेटेड है, और ये चैलेंज हो सकता है, इसको सेटिस्फाई करें? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, और ये हो भी सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमने इन जनरल प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर रखा है फॉर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुबह बस प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ये बंदा एक 8 के सुबह यूटिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी। जदून साहब, एक चीज जो बड़ी अहम है साइफर के हवाले से मैं चाहूंगा कि जो अभी मैं शुएब शाहीन साहब से बात कर रहा था, और खास तौर के ऊपर वो कि मेन एलिगेशन ये है कि चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो कॉपी है वो शायद वो ले गए हैं साथ अपने। जो देखो उन्होंने, देख मैं आपको बात सॉरी कर, उन्होंने खुद ये कहा है कि मुझसे साइफर गुम हो गया है, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। अब एक्चुअल साइफर तो फ्रंट ऑफिस के अंदर है ना, ये तो देखो सारी एसओपीज बनी हुई है, जो भी साइफर आता है उसको डिकोड किस तरह करना हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस मीटिंग को चेयर किया और उसके अंदर सारी मिनट्स आए और तमाम सर्विसेज, देखिए यही तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। अब इस पे हम कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते किस चीज को, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो तो इन्वेस्टिगेशन इनका अच्छा केस बन जाएगा ना। देखिए आप अगर हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं जी कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, अब वी आर नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेट द एफआईए इन्वेस्टिगेट। अगर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो खुद जिम्मेदार है वो आके गवाही दे रहा है, तो वो किस चीज का, हमें उसका अभी बयान रिकॉर्ड वो सामने आ जाएगा। एक और आखिरी चीज आपसे पूछूंगा कि क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कोई राइट नहीं है कि कोई मुल्क मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, और खुल्लम खुल्ला डिमांड भी करते हैं हम उस मुल्क के सफीर को कि वो पब्लिकली उससे बात कर सके, अपनी कौम को एतमाद में ले सके और उसको बता सके कि क्या चक्कर है। ये अगर ये बात एक्चुअल होती ना, एक तो इनके जो रिलेशन है उस वक्त उन्होंने लॉबिंग फॉर्म अमेरिका में हायर की उसी वक्त कि जी हमारी जो है वो आप तलकात जो बेहतर करें, फिर एम्बेसडर के घर जाना। अगर आप देखें किसी मुल्क से थ्रेट है तो उसका एक वे आउट है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री वहां पे मौजूद है, उसको आप वाई यू आर यूजिंग इट पॉलिटिकली, और वाई आप ये कह रहे हैं कि हम इससे खेलेंगे, हम इसको पॉलिटिकली मिस यूज करेंगे। असल इसमें मसला ये है कि अगर साइफर के अंदर कोई चीज थी तो जिस तरह सिक्योरिटी इजलास बुलाया आपने, ये फॉरेन मिनिस्टर भी अंदर है, तो वो बताएंगे ना कि इसमें ये इशू थे, उसको प्ले विद द साइफर एज ए पॉलिटिक्स, ये इसमें असल इशू है जो उन्होंने खुद कहा था, लहराया था। अब वो कहते हैं जी वो मैंने जो लहराया था वो तो कागज था। अब लेट्स से अगर कागज है तो आपने कहा जेब से निकाला, कहा जी ये साइफर है, ये इसके अंदर ये हमारे थ्रेटनिंग है। अगर अमेरिका, फिर आप देखें अमेरिका से बात इन्होंने कितनी दफा मदद मांगी है कि हमारे लिए कोई हेल्प करे,
और इन्वेस्टर के घर में गए हैं, सारी पार्टी है। देखिए अमेरिका के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते ओपनली कि आपने ये क्यों किया, उसका एक वे फॉरवर्ड है, उसके एसओपीज हैं, आप उसको जिस तरह आपकी डिमांड कर सकते हैं या कोई एक लेटर लिख सकते हैं, नहीं ये आपकी ऐसी लैंग्वेज यूज हुई है और उसको प्रोटिसाइज करके पूरी दुनिया को बताना पब्लिकली जो बात हम ये कब कहते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी करके हम जंग कर लें? भाई हम कहते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट हैं, हमारे साथ ताल्लुक रखें दोस्ती का, रिलेशनशिप का, बराबरी का, रिस्पेक्ट का। हम ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ गुलामी कर लें कि आप हमारे मामलात में इंटरफेयर करेंगे। तो आज भी मैं बताएं, आज भी साइफर तो मौजूद है ना? जी बिल्कुल, कराएं ना उसकी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी। और उसके लिए ये जरूरी है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। एक एफआईए का ऑफिशियल उठ के कार्रवाई करे। हु इज ही? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फैसलों को लोअर देन दैट अथॉरिटी कैसे कह सकती है कि आपने गलत किया या सही किया? स्पीकर साहब ने भी, प्रेसिडेंट साहब ने भी खत लिखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जुडिशियल इंक्वायरी करें, और उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में और बल्कि जनरल रिटायर्ड तारिक को कमीशन की सरबराही दी थी, विड्रॉ कर लिया। ऐसे होनी चाहिए थी। मैं तो जुडिशियल इंक्वायरी को हो जाती है, दूध का दूध पानी का पानी, ये मसला ही नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यदून साहब आपका भी, शोएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया उससे पीटीआई चेयरमैन को कितना रिलीफ मिलेगा और नए केसेस जो बन रहे हैं उसमें कब तक वो रिहा हो सकते हैं या उनकी जान छूट सकती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत और सियासत के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे पाकिस्तान में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी माहौल पहले ही गर्म था, अगरचे मौसम गर्मा जो है कि वो ख़त्म होता जा रहा है। इस वक्त जो है वो बरसात का मौसम है, लेकिन बिजली की तपश जो है और पेट्रोलियम प्राइसेस की मसनूआत में इजाफे की तपश जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है। गली मोहल्ले के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, ताजर जो हैं वो मुल्क भर में आज एहतजाज कर रहे हैं। 2 सितंबर को वो हड़ताल करेंगे अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना हुई या उनको एक मुनासिब रिलीफ ना फराम किया गया। तो इस हालात के अंदर पाकिस्तान आज यहाँ पहुंचा कैसे और इससे निकला कैसे जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ऐवान सनत और तिजारत लाहौर के सदर हैं काशिफ अनवर साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका हमें टाइम देने का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर खालिद वलीद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो हैं और एनर्जी के ऊपर ये काम करते हैं और सारी रिसर्च इनकी पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसके हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज आज चल रहा है, ताजरों का अवामी सतह के ऊपर भी एहतजाज चल रहा है, 2 सितंबर को कहा जा रहा है हड़ताल भी करेंगे। पाकिस्तान की मैशत पहले ही जो एक बड़ी ज़बूं हाली का शिकार है, हम डॉलर रेट आज हम 303 के ऊपर क्रॉस कर गया है। स्टॉक मार्केट आज जो है वो 700 पॉइंट नेगेटिव उसकी डाउन गई है। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो मामला शुरू हो गए हैं, डेफिनेटली कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी इंक्रीज हो रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस हो या एनर्जी प्राइसेस हो, गैस इसकी। लेकिन जब हड़तालें भी शुरू हो जाएंगी तो फिर मैशत को आपके ख्याल में एक दिन में कितनी महंगी पड़ती है? और इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें आप कुछ सोल्यूशन क्या समझते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है जो हो रहा है या जरा कुछ और भी होना चाहिए? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ, अपनी आवाम के साथ हूँ। ये बहुत ज्यादती है कि इतनी प्राइसेस हमारी बढ़ा दी गई हैं और ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। हमारी पिछली मैनेजमेंट सारी इस बात की रिस्पॉन्सिबल है, पिछली हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि हमने ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, हमने हाइडल की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, हमने आज भी शायद उस तरफ कोई कदम नहीं हम बढ़ा रहे, जो कि हम बहुत देर हो चुकी है इस बात में। और हमें आज भी सोचना चाहिए और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को आज भी हाइडल की तरफ जाना चाहिए, आज भी सोलर की तरफ जाना चाहिए। हम शायद उस तरह से नहीं जा रहे। दूसरी बात, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे ताजिर, हमारे दुकानदार, हमारे सनतकार, हमारी अवाम, हमारे जो रिहायशी हैं उनके लिए इन बिलों का इस वक्त पे करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम यहाँ पर पहुंचे कैसे? बात यह है कि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं और जो हमारा जो थेफ्ट है, हमें एक तो उसको रोकना है। ये ज्यादती है कि मैं चोरी करूं और आप उसके पैसे पे करें। दूसरी बात, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए।
जिसने मीटर लगा रखा है उसको उसकी पेमेंट करनी चाहिए। जो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो 1 यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा है, उसे देना चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी में है, पाकिस्तान इमरजेंसी से गुजर रहा है। सो नो फ्री यूनिट्स फॉर एनीवन, फॉर एनी क्लास, फॉर एनी स्टेटस, फॉर एनी डिपार्टमेंट, किसी के लिए, जब तक मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो जाते, किसी को फ्री यूनिट्स नहीं दिए जाने चाहिए। और अगर हम इसी तरह से चलते रहे, अगर हमने नहीं सोचा, तो हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, नहीं हम कर सकेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपके पास वापस आता हूं, खासतौर पे आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी, और फिर हमारी जनरेशन कैपेसिटी, और फिर जो हमारी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है, उसमें भी बड़ा गैप है कि हम बिजली जितनी मर्जी पैदा कर लें, हम 22,000 से ऊपर सप्लाई नहीं कर सकते। उसमें भी बनाएंगे। खालिद साहब, आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ इनपुट के, आपकी नज़र में इस वक्त एनर्जी सेक्टर, बिलखसूस जो पावर सेक्टर है, उसके बड़े 2-3 इश्यूज क्या हैं और हम इस मुकाम तक क्यों पहुंचे हैं, और ज़रा वे फॉरवर्ड भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अगर ये चीज़ समझनी है कि हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 2007 में एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो इशू था वो एक्सेसिबिलिटी का इशू था कि आपने किस तरह से एनर्जी लोगों तक पहुंचानी है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से सिस्टम के अंदर आएगी। तो हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की, और उस कैपेसिटी एक्सपेंशन को देखते हुए, उस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, एक्सेस के क्राइसिस को देखते हुए, कुछ इस तरह से एग्रीमेंट साइन किए गए पावर प्लांट्स के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ, कि वो बड़े लॉन्ग टर्म थे, और उसमें कुछ एग्रीमेंट्स की कंडीशंस ऐसी थी कि अगर आप गवर्नमेंट बिजली ना भी खरीदे तो भी पैसे कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में देने पड़ने थे। क्योंकि उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी का इशू था, तो हमें ये एग्रीमेंट्स करने पड़े। और जब वो एक्सेसिबिलिटी का इशू सॉल्व हो गया, हमने चूंकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, और अब जब इधर आए हैं तो एक और क्राइसिस आ गया है, जो कि एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। और अफोर्डेबिलिटी का 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है कि इस वक्त कैपेसिटी के पेमेंट का पहुंच चुका है, जो अगले साल के इख्तिताम तक 2.1 ट्रिलियन तक चला जाएगा। जी बिल्कुल, ये एनर्जी जनरेशन प्राइस से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो हमें देनी पड़ रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है, इसको समझने के लिए, कि अगर गवर्नमेंट इन पावर प्लांट्स को बंद कर देती है और कोई यूनिट्स भी इनसे नहीं खरीदती, तब भी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो देनी होंगी। तो ये क्राइसिस जो है, इसकी वजह से टैरिफ में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है। और ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये लिंक्ड हैं आपके इंटरेस्ट रेट के साथ और आपके डॉलर रेट के साथ। और जैसे जैसे इकोनॉमिक टर्मोइल बढ़ता जा रहा है, डॉलर में उनसे खरीदते हैं और फिर आवाम को रुपीस में बेचते हैं, इसलिए आपका जो ये डॉलर एक्सचेंज रेट के साथ लिंक है। और जब 303 के ऊपर चला गया, तो ये हम 2.1 ट्रिलियन वो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि 270 या 280 पे डॉलर हुआ, तो अब डॉलर 35 रुपए और ऊपर जा चुका है। जी, तो ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी का इशू तो जो है वो चले हैं, लेकिन अब एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। इस अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट को जो है वो एक तवील मुद्दती, मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म जो है वो मंसूबा बनाना है। सबसे पहले इमीडिएट रिलीफ, जो अवाम के सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं उनको काम डाउन करने के लिए एक इमीडिएट रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस होना चाहिए। उसके लिए 2-3 एक्शनेबल जो है पॉलिसीज़ हो सकती हैं। क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंडर हैं, हम वो सब्सिडी का वो एक मेजर जामे प्रोग्राम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF हमें उससे रोकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मद में। जो एक काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि चूँकि विंटर में, सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होने की वजह से बिल कम होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, तो एक एवरेज प्राइस के साथ ये जो बर्डन गर्मियों का है, इसको सर्दियों पे जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अवाम में भी एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि जो मीटर रीडिंग की डेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने ही तौर पे वो बढ़ा देती हैं और आगे ले जाती हैं, जिसकी वजह से यूनिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, स्लैब अगला चला जाता है। तो इन दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, जैसे मेरे दोस्त ने भी मेंशन की, काशिफ साहब ने मेंशन की है कि जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होना चाहिए।
इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा टैरिफ पे नहीं आता, लेकिन इससे जो एक इनजस्टिस क्रिएट होता है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को और बढ़ा देता है। हम काशिफ साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। ये खास तौर पे जब आपने थेफ्ट की बात की और फिर रिसीवेबल इस वक्त जो है वो 2.5 ट्रिलियन 2500 अरब रुपए वो है जो सरकारी महकमों ने, अवाम ने या हुकूमतों ने, सूबों ने, इलाकों ने जो देने हैं, ये वो हैं। दूसरा मामला जो है, जो मैंने पहले बात की, वो जनरेशन जो है हमारी, वो कोई 41,500 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है, लेकिन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हमारी 22,000 है। तो 19,500 सरप्लस बिजली हमारे पास होते हुए हम उसको आगे पहुंचा नहीं सकते। एक तो ये हमारी इनएफिशिएंसी, और जो पॉलिटिकल विल हमारी है या पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं और जो आगे खदशात नजर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको जरा दो सिर्फ बड़ी ब्रीफ साउंड बाइट्स हैं, एक मिफ्ता इस्माइल साहब की और एक सेनेटर मुश्ताक अहमद है जमात इस्लामी के, वो जरा सुनाता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं कि जरा ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब या कोई भी हुकूमत, ये सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला नहीं है, कोई भी हुकूमत जब आ रही होती है तो वो कहते हैं कि जनाब हमें अगर हुकूमत मिल जाए तो हम 3 महीनों में, 6 महीनों में क्या कुछ कर देंगे। जरा ये मिफ्ता इस्माइल साहब की जुबानी सुनते हैं जरा। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम सिकले कम करेंगे। आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। इस वक्त 4.5 रुपए बिजली और बढ़ानी चाहिए। हम समझते हैं बिजली के रेट तो कम होने चाहिए। नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाअल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की, और फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो है कि वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की थी उसमें जो ब्रीफिंग दी गई, और वो ये कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीनों के बाद जो है कि इस वक्त 50 से 60 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है, ये 90 रुपए यूनिट तक चला जाएगा। मौजूदा निगरान हुकूमत ने कहा है कि सितंबर के अंदर जो बिल आएंगे उसमें फी यूनिट 90 रुपए होगी। तो मैं आपके तवज्जुह से आवाम से कहता हूं कि वो डरने के लिए तैयार हो जाएं और सितंबर के बिलों के लिए तैयार हो जाएं। ये सितंबर में डबल हो जाएंगे। ये खुद आज उन्होंने कहा है हाँ। कि 90 रुपीस पर यूनिट जो है सितंबर के बिल जो है लोगों के पास जाएंगे। जी काशिफ साहब, ये जो पॉलिटिकल विल एक होती है, जब आप किसी भी अपने ग्रोथ टारगेट्स मुकर्रर करते हैं और फिर आप तय करते हैं कि 1 दिहाई में, 2 दिहाई में या नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो नजर नहीं आता। जो अभी आपको मिफ्ता इस्माइल की भी हमने गुफ्तगू सुनाई, तो ये जो सारे मामलात हैं, अभी हम इस वक्त जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम अगर बिजली पैदा कर भी लें तो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो अंडर 19,000 मेगावाट जो है सरप्लस चली जाएगी। इसीलिए ये जो सारा कैपेसिटी पेमेंट का मामला इस वक्त हमारी गले की हड्डी बना हुआ है कि हम 1.3 ट्रिलियन रुपीस देने के लिए मजबूर हैं, और अगले साल जो है कि 2.5 या 2.6 ट्रिलियन तक जा सकता है ये मामला। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट्स को बैठकर अपनी जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए कि हम इस क्राइसिस से भी एक तरफ से निकलें और फिर एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करें इंडस्ट्री को और आवाम को, ताकि पाकिस्तान किसी तरक्की की राह पे निकल सके? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वो एग्रीमेंट्स किए और हमने बगैर सोचे समझे, अगर मैं ये कहूं कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई हमारी फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, बस ये था इशू आया है रिजॉल्व कर लो, हमने बिजली प्रोड्यूस करनी है, कोयले के प्लांट्स लगा लो, चाहे दुनिया में कोयले के प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, हमने इस बात को भी नहीं सोचा। फिर हमने ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए, हम बिजली प्रोड्यूस करें, हम खरीदें, हम ना खरीदें, हमने जो पावर प्लांट्स लगाए हैं जितनी कैपेसिटी का हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, हमने उनको वो पैसे देने हैं। तो इसका बर्डन किस पे जाना था? इसका बर्डन अवाम पे आना था। हमने बिजली के प्लांट्स लगा लिए, आप 40 प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली 40,000 मेगावाट और आप दे सिर्फ 20,000 मेगावाट रहे हैं। तो क्या कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या आप रिस्पॉन्सिबल है? क्या अवाम रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये फैसले अवाम ने किए हैं? देखिए इस वक्त तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि ये किन्होंने एग्रीमेंट्स किए, किन्होंने हमारा फ्यूचर स्टेक पे लगा दिया, किन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इस लहज पे पहुंचा दिया? क्या हमने उनसे ये सवाल किया है? देखिए, क्या मौजूदा गवर्नमेंट इस बात की रिस्पॉन्सिबल है? हमें तो ये देखना है कि भाई ये गलत फैसले किन्होंने किए। और जो दूसरी बात आपने की बहुत जरूरी है
मैं पहले दिन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूं और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर इस वक्त ये कहता हूं कि हमारे जितने भी बाअसर बावसूख इदारे हैं उन्हें टेबल पे बैठना चाहिए। हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। हमारे साथ पहले बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये फैसला करें कि क्या वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने जा रही हैं, क्या उन्होंने इंडस्ट्री को चलाना है, उन्होंने इंडस्ट्री को कहां लेकर जाना है, उन्होंने मुल्क को कहां लेकर जाना है। क्या किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने या जाने से हमारी इकोनॉमी, हमारी तरक्की, हमारी सनत, हमारे रोजगार का पहिया रुक जाएगा? क्या इसी तरह हमने IMF के प्रोग्राम्स पे ही चलना है? क्या ये जो इस वक्त पाकिस्तान $150 बिलियन का और 55,000 अरब रुपए का मकरूज है, ये कैसे हुआ? ये पैसे किसने अदा करने हैं? वो जो पैसे लिए थे वो कहां गए हैं? वो पाकिस्तान में लगे हैं या वो पाकिस्तान से चले गए हैं? अगर ये हमने ऐसे ही पैसे लेने हैं, ऐसे ही कर्जा लेना है, ऐसे ही पाकिस्तान को मकरूज करना है और किसी ने सवाल नहीं करना, तो फिर तो देखें हालात ऐसे ही रहेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे बाअसर बावसूख इदारे हैं उन्हें टेबल पे बैठना चाहिए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। कासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से में ज्वाइन कर रहे थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और डॉक्टर खालिद वलीद इस्लामाबाद से SDPI के। और पाकिस्तान माशी हालात जो है कि उसी वक्त हल होंगे जब तमाम संजीदा हल्के और तमाम सियासी जमातें बैठ कर मिसाक के मईशत के ऊपर कुछ असूल तय करेंगे और सिर्फ अगले इलेक्शन तक नहीं बल्कि अगली जनरेशन का सोचेंगे तो शायद पाकिस्तान सही स्विम पे आ जाए। अभी हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे कि सियासी जमातें इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी कर रही हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में क्या सोचा जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। 90 रोज में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों का शेड्यूल अनाउंस किया है वो दिसंबर वस्त तक जाएगा और उस हिसाब से इलेक्शन फरवरी के वस्त में होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी जमातें वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं। इसमें पाकिस्तान की 2 वकला की सबसे बड़ी तंजीमें पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल कर दी है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ये 2 जमातें भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से मुलाकात की और उसके बाद 2 टोक ऐलान किया कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जाने चाहिए। जबकि 3 जमातें MQM, JUI और PMLN इन्होंने हल्का बंदियों को सपोर्ट किया है कि हल्का बंदियां की जाएं, जितना जल्द मुमकिन हो सकता है की जाएं और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाए। तो इस वक्त एक गुमगू की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो सारा मामला इस वक्त पैदा हुआ वो मरदमशुमारी के जो नताइज की मंजूरी थी मुश्तरका मुफादात कौंसल में, उसकी वजह से हुआ और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध उसमें शरीक थे। इसलिए बहुत से लोग जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं कि वो इलेक्शन की ताखीर का एक सबब बन सकती है या बनी है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसी मौजू की पर हम बात करेंगे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा और सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर एक गुमगू की सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का हिस्सा शामिल है कि वो मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के हवाले से अगर वहां से वॉकआउट करते, शरीक ना होते या उस वक्त इस फैसले को रोकते तो आज ये सूरत हाल ना होती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की, जमहूरियत की बात की, अवाम के हकूक की बात की, लेकिन उनके एक फैसले में शिरकत के नतीजे में आज अवाम बुनियादी जो हक है उससे महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी मावराए आइन कोई चीज नहीं की। हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, आइन की बालादस्ती की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस CCI का हवाला देकर आप कह रहे हैं कि उसमें शमूलियत ताखीर का बायस बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी किसी बायकॉट पे यकीन नहीं रखती। वो डायलॉग और बातचीत और मसाइल के हल की तरफ जाती है। CCI में
शमूलियत का ये हरगिज मतलब नहीं था कि आप इलेक्शंस में ताखीर करें या मर्दमशुमारी की मंजूरी जो है वो उसको हम बेस बनाकर इलेक्शन में ताखीर का जो बायस बने। हमने वहां पर भी उनको ये बात दो टोक और वाजिया कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस चाहती है और इलेक्शंस होने चाहिए। और जब वो रिजल्ट सीसीआई में पेश किए गए और वो बंद लिफाफे खोले गए तो उस वक्त बाकायदा सीएम सिंध ने मुबारकबाद दी एहसन इकबाल साहब को, और एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है हमें किसी आईनी अमेंडमेंट की, और बिला ताखीर जो है वो हम इलेक्शंस में जाएंगे। अब शमूलियत ना करना मेरा ख्याल है या करना वो मैटर नहीं करती जब उसमें एक बात वाज़िया तौर पे कह दी जाए कि इसको ताखीर का बायस ना बनाया जाए। फिल फॉर इलेक्शंस जो हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और इलेक्शंस करवाने चाहिए। अब आइन कहता है एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह या 3 से ज्यादा जगह पर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। जिस चीज को वो बुनियाद बनाकर बात कर रहे हैं वो इलेक्शन एक्ट है, और इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उसमें हल्का बंदियों का जिक्र है कि हल्का बंदियां जो हैं वो होंगी, मगर आप ओवरराइट नहीं कर सकते आइन को। एक इलेक्शन एक्ट कहता भी रहे, अगर आइन कह रहा है तो आइन जो है वो सुप्रीम है। लेकिन ये हसन साहब, ये तो बार बार ऐसा होता रहा कि इसी असेंबली से बेशुमार ऐसे कवानीन बने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को जो है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और अभी ये बात भी की जा रही है बहुत से हलकों की जानिब से, बड़े जिम्मेदार हलकों की जानिब से, कि पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर मईशत की बहाली होनी चाहिए और फिर इलेक्शन होने चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि सिंध में बहुत से लोगों के नाम ECL में या उस वॉच लिस्ट में डाल दिए गए, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो ये जो सारा मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तो कहीं और नहीं सूरत हाल को लेके जा रहा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी गिरफ्तारियों से भागी है ना अकाउंटेबिलिटी से भागी है। हम कहते हैं ये तो अकाउंटेबिलिटी जो है ये तो एक रूटीन का प्रोसेस है और ये हमेशा जारी रहना चाहिए। ये कभी भी ये नहीं हो कि इलेक्शंस आ रहे हों और अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाए, और ये जरूरी नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है और ये हमेशा रहना चाहिए। जो लोग उसकी जद में आते रहे, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे दीगर जमातें हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती रहनी चाहिए। इससे कौन आदमी भाग रहा है भाई? और अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस में क्या रुकावट है? क्या जो हुकूमतें आएंगी वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी? हमारा सिस्टम ऐसा फुल प्रूफ होना चाहिए कि हर बंदा अकाउंटेबल हो, वो अपने आप को समझे कि मेरा एहतसाब होना है और मैं जवाबदेह हूं। वो सिलसिला चलता रहे उसमें। और इलेक्शन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से जिम्मेदार हलके जो इस वक्त इस्लामाबाद में या ताकतवर हलके जो होते हैं, उनका ये ख्याल है वो इसको जोड़ने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे मुराद ये नहीं है कि अच्छा, बिल्कुल ही आप अच्छा, इशारे कनावियों में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। मैंने कहा इशारे कनावियों में बात की जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। कोई नहीं है ना, मैं कभी भी मैंने कोई हदूद क्रॉस नहीं की। कोई भी हो, मैं डायरेक्टली कहता हूं सारे कानून और आइन के ताबे हैं ना सारे इदारे। अच्छा हसन साहब, एक चीज और बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, जमात इस्लामी, PTI, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपकी पीपल्स पार्टी की आज मुलाकात हुई, अगर इसके बावजूद ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिविजिट नहीं करता अपने सारे शेड्यूल को और मामलात ये वैसे ही फरवरी की तरफ जाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी मौके के ऊपर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फ्रीक बन सकती है कि वो भी पिटीशन लेकर आए कि जनाब हम भी फ्रीक हैं और इसको इंश्योर किया जाए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC के बाद अपना लाए अमल देगी और हमारे पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुले हैं। हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट में भी जा सकते हैं। हम इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते।
एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि ये सारा का सारा क्राइसिस बिजली का पैदा हुआ है, आवाम सड़कों पे हैं और जितना बोझ इस वक्त पहुँच चुका है उनके ऊपर, और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले आने वाले महीनों के अंदर ये मज़ीद इजाफा होगा कीमतों के अंदर, और ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार PDM की हुकूमत को ठहराया जा रहा है कि पिछले 16 माह के अंदर जो कुछ हुआ, जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स की गई या जो प्राइसेस बनाई गई, तो अभी जब आप आवाम की तरफ जाएंगे, रजू करेंगे, तो आप नहीं समझते कि आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो PDM रिलीफ नहीं दे सकी वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे सकती है? अगर दे सकती है तो कैसे दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा अपने आप को जवाबदेह समझती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर इदारे भी बनाए, इस मुल्क के अंदर हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश की। IDPs जो थे, जब बीबी शहीद ने वो किए, तो उस वक्त पैरेलल उन्होंने बिजली के जो मुतबादिल जराए थे, जिसमें कोल प्रोजेक्ट्स थे, थर कोल प्रोजेक्ट, उसमें 95 में कहीं बीबी ने मुआहदा किया और बीबी ने उस पर काम शुरू किया। बदकिस्मती से उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने उस मंसूबे को आगे नहीं चलने दिया, और फिर हम जब 2008 में आए, उससे लेके अब तक आप देखें तो थर कोल जो है वो नेशनल ग्रिड में एक अच्छा खासा शेयर जो है। आप समझते हैं कि अभी कोई रिलीफ दिया जा सकता है? सॉरी, आप समझते हैं कि अभी कोई रिलीफ दिया जा सकता है फौरी तौर के ऊपर? यकीनन हुकूमतों का काम है रिलीफ देना। आप इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं तो आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं देते? आप अगर अपने बिल्स देखें बिजली के, तो उनमें जो बिजली की कीमत है वो कितनी है, और उसमें जो टैक्सेस हैं, उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है वो कितनी है, और दीगर टैक्सेस और पता नहीं क्या क्या उसमें अलावा उन टैक्सों को खत्म करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। हसन साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज इसी नुक्ते के साथ हम बातचीत ख़त्म करते हैं कि डेफिनेटली आप कानून और आइन की हुक्मरानी के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि आवाम को हम किस जगह पे क्या रिलीफ दे सकते हैं। हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।